सर्वेभ्य नमो नमः। इस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है और ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न है अतिदेश वाक्यस्य उदाहरणमस्ति। अतिदेश वाक्य का उदाहरण है। तो नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यथा गौस तथा गवयः, या यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है, ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, यथा गौ तथा गव्यः। देखिए, जो अतिदेश वाक्य है उसका अर्थ क्या है कि जैसी नीलगाय हैं जैसी गायें वैसी ही नीलगायें हैं। तो इस अर्थ का स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त जो पिंड का ज्ञान है वह क्या है, उपमान प्रमाण है। उपमान प्रमाण, तो जैसी गाय वैसी नीलगाय, यहाँ पर उपमान प्रमाण है। यथा गोस तथा गव्यः, कि जैसी गाय है वैसी ही नीलगाय है। इस कारण यह अतिदेश वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अभावः कस्मिन् दर्शने पदार्थः इति उक्तः। अभावः किस दर्शन में इस पदार्थ को बताया गया है या वर्णन है। तो देखिए, ऑप्शन है सांख्ये, वेदांते, योगे या वैशेषिके। तो इसका सही आंसर होगा वैशेषिके। वैशेषिक में जो अभाव पदार्थ है उसको बताया गया है। और ये जो अन्नम भट्ट द्वारा रचित है, किसके द्वारा, अन्नम भट्ट के द्वारा विरचित जो तर्क संग्रह है, कौन सा ग्रंथ है, तर्क संग्रह है, उसमें अभाव कितने प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के। अभाव कितने प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के बताए हैं। वैशेषिक से संबंधित जो तर्क संग्रह है जो अन्नम भट्ट के द्वारा विरचित है, और वो 4 प्रकार के अभाव कौन कौन से हैं। पहला है प्राग भावः, दूसरा है प्रध्वंसा भावः, और जो तीसरा है वह है अत्यंता भावः, और जो चौथा है वह है अन्योन्या भावः। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः, कि जो नीचे लिखे गए हैं इनमें से किसका किसके साथ संबंध है। तो माध्यमिका, जो माध्यमिक हैं उनका संबंध है सर्वशून्यम। योगाचार का संबंध है बाह्यार्थः शून्यम, ऑप्शन नंबर पहला। सौत्रांतिक का आएगा पदार्थ प्रत्यक्षम के साथ, नहीं अनुमेयम के साथ, और वैभाषिका ये आएगा प्रत्यक्षम के साथ। तो इस प्रकार से ये मिलान हो जाएगी। इसका आंसर आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन अनुसारम चतुर्णाम आर्य सत्यानाम उचित कर्मो अस्ति, कि बौद्ध दर्शन के अनुसार जो 4 आर्य सत्य हैं उनमें उचित क्रम है। उचित क्रम बताना है। बौद्ध दर्शन में जो 4 आर्य सत्य हैं तो उनका क्रम किस प्रकार से होगा। इनका क्रम होगा दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोधः, फिर दुख निरोध मार्गः। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। पहले दुखम आएगा, फिर दुख समुदाय आएगा, फिर दुख का निरोध आएगा, और फिर दुख निरोध मार्ग। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। और इसके अलावा एक प्रश्न अन्य यह भी बनता है कि इसमें बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग दिया हुआ है, वो 8 मार्ग कौन कौन से दिए हुए हैं। सम्यक दर्श, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार से ये 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है इंद्रियार्थयो अस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु स कतिविधि। तो ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है यह कितने प्रकार का है। तो इसका सही आंसर होगा षड्विधः। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार का है, षड्विध, 6 प्रकार का है। 6 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला होगा संयोग, दूसरा होगा
क्योंकि अगली बार जो 6 सन्निकर्ष उनमें से कोई पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो हम आपको 6 के 6 बता देते हैं। संयोग, दूसरा होगा संयुक्त समवाय, दूसरा कौन सा होगा, संयुक्त समवाय। और जो तीसरा होगा, जो तीसरा है, तीसरा होगा संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवेत समवाय। इसके पश्चात जो चौथा है वह होगा समवाय, चौथा कौन सा होगा, समवाय। और जो पांचवा है वह होगा समवेत समवाय, पांचवा कौन सा होगा, समवेत समवाय। और जो छठा है, छठा होगा विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव। इस प्रकार से ये 6 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भावनायाम लिंगादि ज्ञानम करणम भवति, भावनायाम लिंगादि कारणम करणम भवति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं अभी। भावनोत्पादकत्वेन, शब्द भावना निवर्तकत्वेन, आर्थी भावना उत्पादकत्वेन, शब्द भावना भाव्य निवर्तकत्वेन। तो इसका सही आंसर होगा शब्द भावना भाव्य निवर्तकत्वेन, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सांख्यकारिकायाः कारिकांशः न प्रकृति न विकृति, आगे ब्लैंक्स दिए हुए है, कम सूचयति, कि यह किसको सूचित करता है। तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन देखिए सबसे पहले, पुरुषम या फिर महाभूत संगम या फिर मोक्षम या संसारोत्तरम तत्वम। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पुरुषम, कि यह पुरुष को सूचित करता है, क्योंकि पुरुष न तो प्रकृति है न ही विकृति है, न ही वह किसी का क्या है, कार्य है, जबकि जो प्रकृति मात्र कारण है। अगला प्रश्न देखिए, इससे पहले हाँ ये प्रश्न रह गया, अनुमिति ज्ञाने व्यापार उच्यते, अनुमिति ज्ञाने व्यापार उच्यते। तो इसका सही आंसर होगा परामर्शः, क्या आंसर होगा, परामर्शः, कि जो परामर्श से उत्पन्न है उसी को क्या कहते हैं, अनुमिति कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रार्थानुमानाय प्रयुक्तस्य पंच अवयव युक्तस्य वाक्यस्य घटकम नास्ति। देखिए साथियों, आपको ये प्रश्न थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन पीजीटी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसलिए आपको थोड़ा सा लेवल हाई करवा रहे हैं। और टीजीटी तो आपका बिल्कुल इजी रहेगा, टेस्ट सीरीज जितनी भी हैं उनमें से ही मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, देखिए, प्रार्थानुमानाय प्रयुक्तस्य पंच अवयव युक्तस्य वाक्यस्य घटकम नास्ति। तो जो अनुमान में प्रयुक्त होने वाले 5 अवयव हैं उनका घटक अन्वय नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर होगा अन्वय। क्या होगा, अन्वय, अन्वय नहीं है, क्योंकि जो प्रार्थानुमान के 5 अवयव युक्त वाक्य है वह होता कौन सा है। देखिए उन 5 को अगर एक बार हम देखें तो उसमें आता है उदाहरण, उदाहरण आता है, उपनय आता है, निगमन आता है, निगमन आता है। तो इस प्रकार से ये 5 अवयव आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आकांक्षा विरहात वाक्य में नास्ति, आकांक्षा रहित वाक्य नहीं है, नहीं है बताना है कि आकांक्षा से युक्त वाक्य। इसका सही आंसर होगा गौरवस्वः पुरुषो हस्ति, कि गौरस्वः पुरुषो हस्ति। जबकि जो वह्निना सिंचेत है ये भी सही है, और गां मानिए गाय को ले आओ ये भी ठीक, और जलेन सिंचेत जल से सींचते हैं ये भी सही है। इन तीनों पदों में ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं, जबकि जो गौरस्वः पुरुषो हस्ति इन तीनों पदों में आकांक्षा बनी रहती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः कः, कि क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः कः, कि क्रिया शक्ति से युक्त कौन सा कार्य रूप है। तो इसका सही आंसर होगा प्राणमय कोशः, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्राणमय कोशः क्या होता है, जो 3 प्रकार के जो विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय
हैं, ये क्या है, योगात्मक कारण शरीर। और जो प्राणमय कोश है इसमें क्या होगा, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होगी। क्या क्या होंगी इसमें, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 प्राण होते हैं, 5 प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृते प्रायः वर्गाणाम द्विचतुर्थ वर्णानाम तथा शल्प वर्णानाम परिवर्तितो भवति, कि जो द्वितीय वर्ग का को चतुर्थ वर्णानाम चौथे वर्ग में और शल वर्णानाम और शल वर्णों में परिवर्तित कर देता है। तो इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, इसका वर्णन मिलता है भाषा विज्ञान में। और भाषा विज्ञान में इनमें से किसका मिलता है वर्णन, इनके साथ साथ विसर्जनीय है, विसर्गों का, या उपधमानीय, जिह्वा मूल्य या हकार। तो दूसरे और चौथे वर्ण का और शल का, इनके अलावा हकार का भी इसमें वर्णन मिलता है। हकार जो ह है इसका भी वर्णन इसमें, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ण जो महाप्राण का सूचक है, तो इसी तरह से ह जो है उसका उच्चारण करते समय भी हमें महाप्राण में ये आता है। अगला है मृगाक्षी शब्द विद्यमान मृग इति शब्द उदाहरणम अस्ति, यह विद्यते। तो मृगाक्षी शब्द में विद्यमान मृग शब्द है जो, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा अर्थ संकोचस्य, अर्थ संकोच का उदाहरण है, क्योंकि यह अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें अर्थ की परिधि पहले विस्तृत रहती है फिर संकुचित होती चली जाती है। तो संस्कृत में जो मृग शब्द है वह पहले सभी पशुओं के लिए था। किन के लिए था, सभी पशुओं, मतलब मृग का अर्थ ही पशु होता था, लेकिन शिकार का वाचक मृग और पशुओं के राजा सिंह के लिए मृगराज का मूल अर्थ आज भी सुरक्षित है, आज भी ऐसा लेते हैं। तो इसलिए जो मृगाक्षी है ये क्या होता चला गया, संकुचित होता चला गया, और मृग सामान्य पशु से विशेष पशु हो गया। और इसी तरह जो अर्थ संकोच के अन्य उदाहरण हमें मिलते हैं, सरसीज आता है, ये पूछ सकते हैं कौन कौन से, ये उदाहरण दे करके, सरसीज, महापात्र, भार्या और गौ, इस प्रकार से ये इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, आर्य भाषा परिवार गणिता भाषा नास्ति। आर्य भाषा परिवार में जो भाषा जिसकी गणना नहीं की जाती है, जिस भाषा की, तो उसका सही आंसर होगा तमिलम। जो तमिल भाषा है उसकी गणना नहीं की जाती है। यह आर्य भाषा परिवार में तमिल भाषा की गणना नहीं होती है। अगर और तमिल भाषा की फिर आती किसके अंतर्गत है, तो यह है तमिल आती है द्रविड़ भाषा परिवार जो है उसके अंतर्गत तमिल भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, स्वनिमः इत्यस्य विषये सत्यम कथनम नास्ति, कि जो स्वनिम के विषय में असत्य कथन कौन सा है। अयम समान ध्वनि न प्रतिनिधित्व करोति, ये तो ठीक है। उसके बाद अयम जाते सदृश एक अदृश्य एक वर्तते, ठीक है। अयम निरंतर परिवर्तनशीलम भाषिकम तत्व, नहीं भाई ये गलत बात है, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। यह कथन जो है वो गलत है, क्योंकि स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि के लिए ध्वनिग्राम, स्वर्णग्राम आदि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषा परिवारः विश्वस्य सर्वप्रसिद्ध परिवारः अस्ति, यतोहि। भारोपीय भाषा जो परिवार है वह विश्व की सर्वप्रसिद्ध भाषा परिवार है, ठीक है। तो यतोहि क्यों, इसका सही आंसर होगा ये पहला, सभ्यता संस्कृति साहित्यिक विकास दृष्टया समृद्ध अस्ति, क्योंकि ये सभ्यता संस्कृति और साहित्यिक विकास की दृष्टि से समृद्ध है भारोपीय भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, ऋक् प्रातिशाख्य मतेन व्यंजनानाम आद्य किम भवति, तो इसका सही आंसर होगा व्यंजनानाम आद्य किम भवति। तो इसका सही आंसर होगा मध्यस्थः, क्योंकि ऋक् प्रतिशाख्य आदि व्यंजनानाम आद्य मध्यस्थ भवन्ति, वो मध्य होते हैं जो स्पर्श व्यंजन है। कौन से हैं वे, स्पर्श व्यंजन है जो अनुनासिक के बाद में आते हैं, तो इसलिए यही यम संज्ञक और नासिक के वर्ण भी होते हैं।
और स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। इसके बाद है, देखिए ये साहित्य संबंधित प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधरः किशल्य रागः कोमल विटपान अनुकारिणो बाहु, ये प्रश्न 2023 के स्टेट में भी आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें अस्मिन श्लोके छंदः, इसमें छंद पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा आर्य छंद। आर्य छंद होगा, क्योंकि आर्य छंद के जो प्रथम पाद है उससे पहले पाद में और तीसरे पाद में 12 वर्ण होते हैं, और जो दूसरा है उसमें 18 और चौथे में 15 वर्ण होते हैं या 15 मात्राएं होती हैं। तो ये आर्य का लक्षण है। अगला है संध्यांगानाम संख्या अस्ति, जो संधि है, जो संधि है उसमें संधि के अंगों की कितनी संख्या बताई गई है? तो वैसे तो धनंजय कृत जो 10 रूपक है, किसके द्वारा रचित? धनंजय के द्वारा रचित है 10 कुमार चरित। 10 रूपक, सॉरी 10 कुमार नहीं, 10 रूपक आता है भाई, 10 रूपक। अब इस 10 रूपक में नाटक में शामिल होने वाली 5 संधियाँ बताई गई हैं। कितनी संधियाँ? 5 संधियाँ। और उन 5 संधियों के भी आगे वो पहले देख लेते हैं 5 संधियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए 5 संधियाँ हैं। सबसे पहले आती है मुख संधि। कौन सी? मुख संधि। उसके बाद आती है दूसरी प्रतिमुख, प्रतिमुख संधि। फिर जो तीसरी आती है वह आएगी गर्भ संधि। फिर चौथी आती है अवमर्श संधि, और जो पांचवी है वह है निर्वहन। कौन सी है? निर्वहन। तो इस प्रकार से इन पांचों में अब जो उपसंधियाँ आती हैं इनके भी आगे भाग हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? 12, 13, और गर्भ में भी 12, और अवमर्श में भी 13, और निर्वहन में 14। तो इस प्रकार से ये सारी मिला करके 64 बन जाती हैं। और तो इसका सही आंसर होगा चतुःषष्ठी। ठीक है, 12 12 24 हो जाती है, 13 13 26 हो जाती है, और ये एक और 39 जोड़ लो सीधा, और एक ये बच गया, तो 9 और 4 13 और 1 14 6 64, चतुःषष्ठी। इस प्रकार से ये 64 संधि के अंग बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अध्यवसाय सिद्धे अलंकारो भवति, ये प्रश्न ऐसे का ऐसा एचटेट में आया हुआ है। एचटेट में सेम 2023 में यही प्रश्न आया हुआ, अध्यवसाय सिद्ध अलंकारो भवति। इसका सही आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषितानि शेष परिजनम देवः, तो ये जो श्लोक है इस किस अलंकार का यह उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आपका होगा सलेश अलंकार, सलेशस्य, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, छंदहीनो न शब्दो अस्ति न छंदः शब्दवर्जितम इत्युक्तम। छंदहीनो न शब्दो अस्ति न छंदः शब्दवर्जितम, तो इत्युक्तम यह कहाँ पर कहा गया है? तो यह कहा गया है भरतेन, भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। भरत मुनि के द्वारा कहाँ कहा गया है? नाट्य शास्त्र में। कहाँ कहा गया है? नाट्य शास्त्र में, कि जो छंद से रहित जो है कोई भी शब्द नहीं होता। छंदहीनो न शब्दो अस्ति, कि छंद से हीन कोई भी शब्द नहीं होता, और शब्द वर्जितम न छंदः शब्द वर्जितम, और शब्द से रहित कोई छंद नहीं होता। ऐसा किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है अपने नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न है, श्रुति मात्रेण शब्दातु येनार्थ प्रत्ययो भवेत साधारणः समग्राणाम, आगे ब्लैंक्स दिया हुआ है, इत्यादि नाम प्रोक्तो अस्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, प्रसाद गुणः। क्या होगा? प्रसाद गुणः। मतलब कि शब्द समास और रचना इत्यादि की श्रावण मात्र से अर्थ की प्रतीति हो जाए, अर्थ की प्रतीति हो जाए। कहाँ पर? श्रुति मात्रेण, श्रुति मात्र से, शब्दातु शब्द की, ये अर्थः प्रत्यय भवेत, उन वर्णों की समासों की रचनाओं की प्रतीति हो जाए, साधारण समग्राणाम, साधारण शब्दों में क्या कहलाता है? प्रसाद गुण कहलाता है। काव्य में 3 गुण हैं, कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण, ये 3 हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पणे काव्यस्य शरीरम कथितम। साहित्य दर्पण में काव्य का शरीर कहा गया है, किसने कहा भाई? शब्दार्थों। किसको कहा है? शब्दार्थों।
शब्दार्थौ काव्यस्य शरीरम साहित्य दर्पण में कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आचार्य मम्मट के अनुसार आयुर्घृतम प्रयोगे अस्ति कि आयुर्घृतम, आचार्य मम्मट के अनुसार जो आयुर्घृतम है कि घी ही क्या है, आयु है, तो यह प्रयोगे अस्ति, इसका प्रयोग होता है, किसमें होता है, शुद्ध सारोपा लक्षण लक्षणा में होता है, क्योंकि इसी में शुद्ध सारोपा लक्षणा होती है। अगला उदाहरण प्रश्न देखिए, प्रयाण पुंडरीक पटलस्य डैश शिवराज विजयस्य, यह शिवराज की पंक्ति निर्दिष्ट है या निर्दिष्ट है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होगा सूर्यम। ठीक है, कि कमल कुल के अत्यंत प्रेम पात्र कौन है, सूर्य है, और यह पंक्ति किसकी है, शिवराज विजयम की है। किसको निर्देशित है, सूर्य को निर्देशित है। शिवराज विजयम क्या है, एक आख्यायिका है, क्या है, एक आख्यायिका ग्रंथ है। 10 कुमार चरितम, ये प्रश्न देख लीजिए अच्छी तरह से, किसके द्वारा विरचित है, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित है। इसमें कितने विराम हैं, 3 विराम हैं, और प्रत्येक टोटल कितने निश्वास हैं, 12 निश्वास है। कितने निश्वास हैं, 12, प्रत्येक में 4 निश्वास है, तो ये 12 बन जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया वीडियो को लाइक कर लें और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, ते प्रजा न भविष्यति इति दिलीपम शशाप, कि तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी, ते प्रजा न भविष्यति, तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इति दिलीपम शशाप, ऐसा दिलीप को जो है शाप दे दिया था। तो यह किसने दिया था, इसका सही आंसर होगा सुरभि। सुरभि जो कामधेनु गाय हैं उसने ऐसा शाप दे दिया था। और यह प्रसंग कहाँ पर है, कहाँ पर मिलता है, रघुवंश में मिलता है। रघुवंश में संतान प्राप्ति के लिए फिर दिलीप ने अंत में गाय की सेवा भी की थी। और रघुवंश महाकाव्य किसके द्वारा विरचित है, कालिदास के द्वारा विरचित है। कितने इसमें सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। कितने श्लोक हैं, 1569 श्लोक हैं। और ये रघुवंश किस में आता है, लघुत्रयी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जितंदो कीर्णे स्वी वंक इति सुक्ति अस्मिन् काव्ये उपलभ्यते, कि ये सुक्ति जो है किस में मिलती है, इसका सही आंसर है कुमार संभव है, यह कुमार संभव में मिलती है। इसका अर्थ क्या है, एको ही दोषो गुण सन्निपाते, मतलब अनेक गुणों के होने पर भी दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। यह सुक्ति है कुमार संभव में। कुमार संभव किसके द्वारा विरचित है, कालिदास के द्वारा विरचित है। यह कुमार संभव भी लघुत्रयी में आता है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, 1096 श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा संवादेन भवभूति परिचाययति, इस संवाद के माध्यम से भवभूति ने किसका परिचय दिया, राम का परिचय दिया है। तो इसका सही आंसर होगा श्री रामम, श्री राम का परिचय दिया है। यह कथन किसका था, यह कथन सीता का था। और सीता राम के प्रजा विषयक सेवा को जानकर कहती है कि सौभाग्य से अभी भी राजा राम धर्म से हीन नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, अकारणा अविष्कृत वैरदारुणाद सज्जनात् डैश सन्निहितम सदा मुखो पद्यमिदम उद्धृतम अस्ति, यह पद्य कहाँ पर है, तो यह पद्य है कादम्बरी कथा मुखात। ऑप्शन नंबर बी होगा। किसके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा विरचित जो कादम्बरी है, बाण भट्ट के द्वारा विरचित है कादम्बरी, यह कादम्बरी से कथामुख से लिया गया है। इसका अर्थ है कि बिना कारण के ही बैर की जो भावना करने वाले दुष्ट मनुष्य को किससे भय नहीं होता है, मतलब हर किसी से उसे भय होता है। अगला है, तो अभिधानाद्व्यथेते नताननः सह दुः सहान्मंत्र पदादि वोरगः इत्यत्र नताननः कहा, तो यह किसके द्वारा कहा गया है भाई,
तो इसका सही आंसर होगा सुयोधन, सुयोधन के से संबंधित है। अगला प्रश्न है न बाधते यस्य त्रिगणः परस्पर इत्यस्मिन् पदे अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति। किस पद में जो अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति अस्य पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह प्रयोग किया गया है सुयोधनस्य, सुयोधन के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुयोधन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए अलकापुर्याः वर्णनम प्राप्यते। अलकापुरी का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? कादम्बर्याम या मेघदूते, रघुवंशे या कुमार संभवम। तो अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है मेघदूतम, मेघदूते, मेघदूत में, जो कालिदास के द्वारा विरचित है और जो कहाँ पर स्थित है? कैलाश पर्वत पर स्थित है। कुबेर की नगरी है, यक्ष की वह नगरी है। और कादम्बरी में विदिशा का वर्णन मिलता है। तो ये था साथियों आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमने संस्कृत से संबंधित मैराथन बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको भी देख सकते हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। धन्यवाद।